Hello everyone, welcome to iExamB. Students, iExamB makes your preparation 50% faster. So today in this video, we will study about the important magazine Kurukshetra, which is a journal on rural development, and this time the topic is agripreneurship. Okay, so like आप सभी ने नाम सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, सिमिलरली एग्रीप्रेन्योरशिप फॉर द एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस एग्रीप्रेन्योरशिप है। तो ये काफी एक अच्छा इशू इस बार कुरुक्षेत्र मैगजीन में आया है, जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नाबार्ड फेज 2 के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप और क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनके डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस पूरे जर्नल को जरूर पढ़ के जाए। सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा पढ़ना है। उसके अलावा बाकी जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन है, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको इससे होगा ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्किल्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप वाला आर्टिकल पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया गया था। तो बेसिकली आप सभी को पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and available opportunities and resources so that to convert an idea into product or service to the market. तो बेसिक प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, एक तो आइडिया नोवेल होना चाहिए एंड देयर शुड बी समथिंग क्रिएटिव, या फिर हम कह सके उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो जो कि बाकियों को अट्रैक्ट कर सके, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनसे कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी ऐड करता हो। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर जो डिराइव्ड है वर्ड, वो फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया है, व्हिच मींस टू अंडरटेक। रिचर्ड कैंटिलन ने टर्म एंटरप्रेन्योरशिप यूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम 1730 में। उसके बाद जोसेफ शम्पीटर ने 1934 में इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो अगेन ये लेमन टर्म में ये एंटरप्रेन्योरशिप है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप इज सिनोनिमस विद द एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप which refers to the establishment of agriculture and allied businesses. So अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अभी हम आगे स्कीम्स भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप या फिर हम कैसे एग्री प्रोसेसिंग वाला सेक्टर जो है वो एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी हमारे लिए अवेलेबल है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट्स में। अब क्या होता है, एग्रो प्रोड्यूस जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, इसमें कोई नया प्रोड्यूस नहीं मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसी को प्रोसेस किया जाता है। जैसे आप देखेंगे पैडी से हम उसको कन्वर्ट करते हैं राइस में, तो इसमें हम डीहस्किंग और डीहलिंग करते हैं, तो उसके बाद हमको राइस मिलता है। सिमिलरली वीट में आप देखेंगे वीट से फ्लोर, वीट का जो गेहूं का दाना है उससे आटे में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रोसेसिंग है जिसमें कोई नया प्रोड्यूस नहीं बनता है, केवल प्रोसेसिंग होती है। देन एग्री प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे कि नई गुड्स बनाए जाते हैं, या फिर हम जो कह सकते हैं प्राइमरी रॉ मटेरियल से उसको कन्वर्ट किया जाता है, लाइक बेकरीज है, शुगर फैक्ट्रीज हैं, ये सारी चीजें। इनपुट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, इनमें ऐसे आइटम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द मैकेनाइजिंग एग्रीकल्चर। लाइक अगर आप देखेंगे जो भी हम इनपुट्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे ट्रैक्टर है या फिर कोई भी सारी चीजें, सीड प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन है, या फिर कोई भी मशीनरी प्रोडक्शन है, वो सारा कुछ इनपुट मैन्युफैक्चरिंग में या फैसिलिटीज में आता है। देन एग्रो सर्विस सेक्टर, जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्टोर्स एंड रिपेयर सर्विसेज फैसिलिटीज फॉर द फार्म इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी। इसमें जो कंसेप्ट बाहर निकल के आया वो सीएचसीज वाला कंसेप्ट है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स में, जिसमें कि रेंट पे मशीनरी प्रोवाइड की जाती है फार्मर को। इसके अलावा मिसलेनियस एरिया है, जैसे एपीरीज है, सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, मशरूम प्रोडक्शन है। मतलब हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर एलाइड जो प्रोसेसेस हैं, जो जिनसे बिजनेस सेट किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। देन इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सो नीड ऑफ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने की ललक, एक लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन, टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो इसीलिए एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आप देखेंगे जो ऑलरेडी स्कीम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एसीबीसी स्कीम ऑफ नाबार्ड, उसमें आप देखेंगे तो वो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है। सिमिलरली अभी एक नाबार्ड के साथ एक एग्री स्टार्टअप फंड सेटअप किया गया, इसी बजट में उसको अनाउंस किया गया था, तो वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है। देन इनोवेटिवनेस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी, रिस्क बियरिंग एबिलिटी, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देन लीडरशिप एबिलिटी, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, डिलीजेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं सारी चीजों को, सो दैट कि आपको एक बार ये एंटरप्रेन्योरियल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो आपको पता चल जाए। देन आत्मनिर्भरता थ्रू एग्रीप्रेन्योरशिप, तो आप सभी को पता है एग्रीकल्चर ऑल्दो हमारी
इकोनॉमी में इसका रोल अभी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है कहने का मतलब 18.4 18.8% जीवीए है एग्रीकल्चर का टोटल जीडीपी में। बट इम्पोर्टेंट क्या है, 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। सो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। एग्रीकल्चर सिर्फ एक बिजनेस या फिर हम कह सकते जीवीए के टर्म्स को मेजर करने का तरीका नहीं है, बट उसमें डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सो एग्रीप्रेन्योरशिप आप सभी को पता है हर एक एरिया में है, तो कहीं से भी इसको हार्नेस किया जा सकता है। ओके, सो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जैसे आप देखेंगे आरकेवीवाई है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, पीएमएफएमई है, पीएमएमएसवाई है फिशरीज के फील्ड में, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है डेयरीज के डेवलपमेंट के लिए, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है फिशरीज के लिए, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। तो ये सारी चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कि कुछ भी नई चीज नोवेल टेक्नोलॉजी या फिर प्रोसेसिंग के फील्ड में लोन या फिर हम कह सके क्रेडिट फैसिलिटी या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम देखेंगे तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का था, जिसको आरकेवीवाई से आरकेवीवाई रफ्तार कर दिया गया है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि रफ्तार का क्या मीनिंग है। सो रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, ये याद रखिएगा। एक बार नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो RAFTAAR है इसमें लास्ट वाला ए स्टैंड फॉर व्हाट। सो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देन मैंने आपको बताया कि ये लोन या फिर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ नर्चर्स द इंक्यूबेशन इकोसिस्टम बाय स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स एफर्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें दिए गए हैं, यहाँ पे ये सैंक्शन सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा पीएमएफएमई स्कीम है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है। 10,000 करोड़ रुपीज इसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। देन एग्रीकल्चर स्टार्टअप ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीप्रेन्योरशिप, तो अगेन इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने देखा था। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टार्टअप्स हैं वो 5 इमर्जिंग सेक्टर्स जो हमारे पास है, एक है मार्केट लिंकेज एंड सप्लाई चेन। अब मार्केट लिंकेज क्या है आप सभी को पता है, और सप्लाई चेन जैसे आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो उनका बेसिकली मार्केट लिंकेज और सबसे साथ जो उनका सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक सिस्टम है वो बहुत रॉबस्ट होता है, क्योंकि बेसिकली आप समझते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट को डिलीवर ही करना है और उसके लिए उनकी सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में भी यही सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो प्रोड्यूस है वो बहुत बल्कि होता है एंड उसके साथ साथ उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, तो अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करना होता है। सो इस फील्ड में अभी बहुत सारी हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। देन फार्म इनपुट्स जो हमने डिस्कस किए, सीड, फीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या फिर मशीनरी, ये सारी चीजें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड फार्म मैनेजमेंट, फार्मिंग एज अ सर्विस एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बात करें तो ये भी एक टाइप का सनराइज सेक्टर है। इसी में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वर्टिकल फार्मिंग। हम देखते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है और प्रिसीजन फार्मिंग, ये वर्ड्स काफी यूज होते हैं। और इस बार एग्जाम में भी देखा था हमने कि डेफिनेशंस पूछी गई थी और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी चीज है, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। वर्टिकल फार्मिंग की हम बात करेंगे तो 86% ऑफ टोटल फार्मर हैव ईदर 5 एकड़ और लैंड और लेस। अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली बैकग्राउंड बनाया गया है। इंडिया की कंडीशन आप देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस हमने देखा कि 1.08 हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग है और एवरेज लैंड होल्डिंग 68% फार्मर्स के पास है। और 68% फार्मर्स इससे भी कम लैंड होल्डिंग वाले हैं, मतलब वो मार्जिनल है, 1 हेक्टेयर से भी कम एरिया उनके पास है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास लैंड डे बाय डे शॉर्ट होती जा रही है, या फिर जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल है वो ऑलरेडी शॉर्ट है। सो वर्टिकल फार्मिंग यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल फार्मिंग की बात कहें, ये अगर हमारे पास टोटल लैंड है तो आप देखते जा रहे हैं कि ये लैंड हर बार थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अगर हम ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हॉरिजॉन्टली, तो हमें इसे फिर वर्टिकल प्रोड्यूस करना ही होगा। सो वर्टिकल फार्मिंग है, बहुत सारी कंट्रीज जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 लेवल 5 लेवल कल्टिवेशन। अब ये बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ फ्रूटिंग पे डिपेंड करता है। वाटर भी ये सेव करता है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है। And it is very crucial for a country like India where 84% of total available water goes for irrigation। ये आप समझिए कि कितनी बड़ी चीज है कि जो हमारा available water है वो मैक्सिमम irrigation पे ही जाता है। The hydroponics, aquaponics, aeroponics also part of these technologies. Now this is the question for you. You have to tell me the difference between the hydroponics and aquaponics. दोनों में क्या difference है? यहाँ पे एक में hydro लिखा है, एक में aqua लिखा है, दोनों में क्या difference है ये आप बताइएगा।
इससे पहले हमने एक स्कीम जब पीएमएमएसवाई डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्वा कल्चर और फिशरीज में क्या डिफरेंस होता है, सिमिलरली हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे बताइएगा। ओके, देन एआई फार्मिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसीजन फार्मिंग है। हालांकि हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को। सो बेसिकली जो वेदर फोरकास्ट पहले से देना, रियल टाइम डेटा देना, सो दैट कि फार्मर अकॉर्डिंगली चीजें अरेंज कर सकें, इससे कि क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने में, पेस्ट को कंट्रोल करने में और जो सॉइल की हेल्थ है उसको मॉनिटर करने में काफी हेल्प मिलेगी। और आप देख सकते हैं ये कुछ स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे जो मेंशन है, ये इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो यहाँ पे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, सो दैट कि हम आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर हो। Organic farming is based upon sound agronomic practices, crop rotation, use of farmland manure or for biofertilizer and biopesticide for enhancing soil productivity, and use of natural methods and biopesticide to control pests and weeds are important ways to avoid harmful impact associated with chemical fertilizer and pesticide on agriculture and allied sector in the country। तो स्टार्टिंग में क्या बोला गया कि ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, क्रॉप रोटेशन, फार्मलैंड मैन्योर, या इन सारी चीजों को अच्छे से यूज करने का है, सो दैट कि हम हार्मफुल इम्पैक्ट जो कि फर्टिलाइजर केमिकल्स के हैं उनको रिड्यूस कर सके। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ओके, सो बेसिकली क्या है कि पॉलिसी बनाई गई एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 2005 में, सो टू प्रमोट अ टेक्निकली साउंड, इकोनॉमिकली वायबल, एनवायरमेंटली नॉन डिग्रेडिंग एंड सोशली एक्सेप्टेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे वर्ड इसमें यूज हुए हैं जो आप अपनी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। So basically we have three approaches, and based on these three approaches, 6 methods are there for the organic farming cultivation. So इसमें सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिक अप्रोच। दूसरी है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होगा, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। तीसरा है इनऑर्गेनिक अप्रोच। अब ऑर्गेनिक अप्रोच में क्या है कि आप 100% जो न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज से ही यूज करेंगे और इसको कंप्लीट ऑर्गेनिक मैनेजमेंट कहा जाएगा। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक इनोवेटिव मेथड विद 75% ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज एंड इनोवेटिव इनपुट्स 25%, जिसमें कि एनी टू ऑफ द काउ यूरिन 10%, पंचगव्य, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, वर्मी वॉश 10% ये रहेगा। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसमें मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों रहेगा, मतलब नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक प्लस केमिकल्स दोनों चीज रहेंगी। तो इंटीग्रेटेड मेथड है जिसमें कि 75% ऑर्गेनिक और 25% इनऑर्गेनिक रहेगा। दूसरा है IN50 जिसमें कि 50% ऑर्गेनिक 50% केमिकल्स। इनऑर्गेनिक अप्रोच में तो पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक ही है 100%। देन उसके अलावा स्टेट रिकमेंडेड मेथड्स और फार्मर पैकेजेस हैं जो कि दिए जाते हैं स्पेसिफिकली। बट बेसिकली हम देखें तो ऑर्गेनिक अप्रोच या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। बाकी इसके अलावा जो नेचुरल फार्मिंग है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिस पे इस बार बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया, और स्टार्टअप से रिलेटेड नाबार्ड के साथ एक फंड स्टार्ट किया गया, एग्री स्टार्टअप फंड। तो नाबार्ड के साथ उसको बनाया गया है, तो नाबार्ड वाले एग्जाम में तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो कुरुक्षेत्र मैगजीन का ये शो था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे मेंशन की, इसके अलावा बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें मेंशन किए गए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर हम आपको आपके लिए शेयर कर देंगे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो, जिसमें हमने थोड़ा सा डिटेलिंग की हुई है। अदरवाइज बेसिकली ये सारी चीजें थी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में स्टार्टअप एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर ग्रोथ के बहुत ज्यादा भी चांसेस हैं, और जिसपे गवर्नमेंट वर्क भी कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।